हेलो एवरीवन, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज़ को कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले नेशनल शुरू किया था और नेशनल का जो फर्स्ट क्लास था वो आपने कल देखा होगा। आज दूसरी क्लास की ओर बढ़ते हैं और इसके अंदर फिर हम लोग लगभग 40 टॉपिक्स को करेंगे। इसके अंतर्गत हमने अभी हमने नेशनल शुरू किया है एंड आई होप आपने जो भी टॉपिक्स में उसको रिवाइज़ कर लिया होगा और आज के टॉपिक्स को हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है युगे युगीन भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। तो जो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि युगे युगीन क्या है। तो युगे युगीन क्या है? एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। दूसरा ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय क्यों बनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय देखेंगे कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को प्रदर्शित करने के लिए ये राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि इस संग्रहालय को कहाँ पे बनाया गया है। तो इस संग्रहालय को केंद्रीय सचिवालय परिसर के अंदर उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में बनाया गया है। ये जो युगे युगीन है ये एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि भारत जो है वो क्या है, शाश्वत है। ठीक है, और लगभग 1.17 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में ये फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और आप लोगों से बोलना था कि कुछ लोगों की क्वेरी थी कि आप लोग इसमें पूरे तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके नीचे PDF अटैच होता है। जो भी आपके वीडियोज़ होते हैं उसके नीचे PDF अटैच होता है। तो आप उस PDF के थ्रू भी आपको जो भी टॉपिक्स अगर देखने में दिक्कत हो तो आप उस PDF के थ्रू भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या बोलते हैं? सक्षम प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म का नाम याद रखेंगे। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, ऐप है जिसका क्या नाम है? सक्षम प्लेटफॉर्म। तो ये जो है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहले तो ये याद रखेंगे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो भी स्वास्थ्य पेशेवर हैं, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, सम्मिलित लोग हैं, उनके बीच चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है, चिकित्सा को बढ़ावा देना, उनका बेसिकली वैल्यू एडिशन करना, उनके नॉलेज को इन्हेंस करना, ये सारा इसका वर्क है। तो चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण, इन सभी को बढ़ावा देना ये किस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है? सक्षम प्लेटफॉर्म का उद्देश्य। याद रहेगा सभी को। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है सक्षम प्लेटफॉर्म और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रहेगा सभी को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं उनके बीच प्रशिक्षण को और शिक्षा को क्या करना है? बढ़ावा देना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉड टैक्सी। ठीक है, तो ये जो पॉड टैक्सी है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे कि ये लॉन्च किया गया है यमुना प्राधिकरण के द्वारा। और सबसे पहली बात कि ये भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पॉड टैक्सी होता क्या है? तो बेसिकली ये परिवहन का एक साधन है जो कि क्या है, जो कि पर्यावरण अनुकूल है। बेसिकली इसके अंतर्गत जो होता है वो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू परिवहन होता है और इससे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ये उन्नत तरीका है, परिवहन का उन्नत तरीका, जो कि मैंने आपको बताया, स्वचालित है और पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, ये किसके अनुकूल है? पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब एमिशन इससे क्या होगा? कम होगा। किससे चलता है? तो बिजली से चलता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी करा। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो ये याद रखना आपको, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिल्म सिटी के बीच चलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में चलेगा, जिसका नाम क्या है? पॉड टैक्सी। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो तीन बातें किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यमुना प्राधिकरण के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना है। तीसरा पॉइंट कि होता क्या है? तो यह एक उन्नत तरीका है, परिवहन का स्वचालित तरीका है और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। और ये चलेगा कहाँ से कहाँ तक? तो नोएडा से लेकर फिल्म सिटी के बीच इसे चलाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो बोलता है वो बोलता है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। तो सबसे पहली बात समझेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के बारे में। ठीक है, तो है ना। तो CSR क्या होता है कि कई सारी कंपनीज का जो एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, उस सामाजिक उत्तरदायित्व को करना वो चाहते हैं, करते हैं। तो ये बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ी कंपनी आपको पता होगा, CIL, ठीक है,
और इनके द्वारा इस बाल सेवा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को क्या किया गया है, थैलेसी बाल सेवा योजना पहल का समर्थन किया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चों के बीच में जो थैलेसीमिया नामक बीमारी है उसको कम करने की पहल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे कि चंडीगढ़ वायु सेना विरासत केंद्र। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायु सेना विरासत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया गया है, पहला पॉइंट चंडीगढ़ में। याद रहेगा सभी को कि स्थापित कहाँ पे किया गया, चंडीगढ़ द्वारा में किया गया है। और इसमें वर्क किसके किसके द्वारा किया जा रहा है, तो चंडीगढ़ के द्वारा, और दूसरा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, अब समझो इसमें क्या है कि जो चंडीगढ़ है वो इस केंद्र का क्या करेगा, रख रखाव करेगा। वायुसेना विरासत केंद्र का रख रखाव कौन करेगा, चंडीगढ़ करेगा। और भारतीय वायुसेना क्या करेगा, हथियार और उपकरण को प्रदान करेगा, कौन, भारतीय वायुसेना। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 4 बात याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, चंडीगढ़ में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा। तीसरा पॉइंट कि इसका रखरखाव कौन करेगा, तो जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है वो, और उसके अंदर जो उपकरण है वो किसके द्वारा लाया जाएगा, तो वो भारतीय वायुसेना के द्वारा लाया जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे वार रूम। रेलवे वार रूम, तो ये जो रेलवे वार रूम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, रेल मंत्रालय के द्वारा। पहला पॉइंट कि रेलवे वार रूम की स्थापना किसके द्वारा की गई है, रेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अब ये है क्या, इसका मोटिव क्या है, इसको समझते हैं कि ये रेलवे वार रूम का मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों, याद रखेंगे सभी लोग, कि जनता की शिकायतों का त्वरित निदान करना, जल्दी से जल्दी उसका क्या करना, सॉल्यूशन करना, ये क्या है, रेलवे वार रूम का ये इसका मोटिव है। ठीक है, और जो कि रेलवेज़ में कई सारी समस्याएं होती हैं जनता को, तो उसका ये त्वरित निदान करना चाहते हैं। ये जो संचार सुविधाओं से लैस होगा, नवीनतम संचार सुविधाओं से। ठीक है, कि उस वार रूम में चाहे तो जनता तुरंत ही अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और ये उन प्रॉब्लम्स को एज सुन एज पॉसिबल ये उन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, याद रहेगा सभी को, है ना। और ये दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है, दिल्ली में रेल मंत्रालय में इसे नया वार रूम स्थापित किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले जो शिकायत को प्राप्त करेगा वो कौन प्राप्त करेगा, आरपीएफ अधिकारी। ठीक है, और फिर वो तेज़ी से जो भी संबंधित डिपार्टमेंट होंगे उन संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो रेलवे वार रूम किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो रेल मंत्रालय के द्वारा। और क्यों इस्टेब्लिश किया गया है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जनता की शिकायतों के त्वरित निदान हेतु इसे क्या किया गया है, इसे स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं कि बुलंद भारत अभ्यास। ठीक है, बुलंद भारत अभ्यास। तो बुलंद भारत अभ्यास जो है ये इंडियन आर्मी का अभ्यास है, और कहाँ पे किया जा रहा है, सो देखेंगे ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, एकदम ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश में इसका अभ्यास किया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलंद भारत अभ्यास कहते हैं। आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निगरानी और गोलीबारी क्षमताओं का मूल्यांकन इसमें शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका नाम है प्रोजेक्ट संजय। तो प्रोजेक्ट संजय क्या है, तो भारतीय सेना का जो लक्ष्य है भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी संचालित घातक और चुस्त बल में बदलना है। ठीक है, भारतीय सेना को जो है वो तकनीक से लैस है ना, और जितनी भी नई तकनीकें आ रही हैं उन सभी से उनको प्रशिक्षित होकर और ऐसा एक सेना बनाना है जो कि विश्व में कहीं भी किसी भी समय हमेशा वो तैयार रहे युद्ध को जीतने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए, इस विजन के लिए है ना, प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है। और यह जो है यह युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली चेक करना उस पर संबंधित है। तो बेसिकली क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट संजय के कारण जो संबंधित अधिकारी हैं वो त्वरित निर्णय लेने में क्या हो सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य कमांडरों और कर्मचारियों को तेज़ी से निर्णय लेने की समग्र परिचालन चित्र प्रस्तुत करना, उनके सामने सब कुछ उपलब्ध करा के देना है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, अब जल्दी से जल्दी बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तीव्रता से वो क्या कर सकें, निर्णय ले सकें। ठीक है,
और इसका जो सिस्टम इंटीग्रेटर यानी कि बनाने वाला, जो हेल्प करने वाला, वो कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो प्रोजेक्ट संजय ये क्या है? ये भारतीय वायुसेना का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए, उस विजन को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट संजय चलाया जा रहा है। नेक्स्ट याद रखेंगे आप लोग, हीट इंडेक्स। तो भारत अपनी जनसंख्या पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका सोशल इम्पैक्ट, उसका जो है जलवायु प्रभाव क्या क्या हो रहा है, उन सभी को देखने के लिए ये हीट इंडेक्स निकाला जा रहा है, ठीक है ना। देखो, जब तक हम लोग के बारे में, हम लोग को प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम उसका क्या नहीं कर पाएंगे? सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम के बारे में पता करना ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अगले साल भारत अपनी जनसंख्या पर गर्मी का क्या प्रभाव होगा, उसके लिए हीट इंडेक्स जारी कर रहे हैं। ये भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा लॉन्च किया जा रहेगा, ठीक है ना, लॉन्च किया गया है, जो ये गणना करता है कि हवा के तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए कितना गर्मी महसूस हो रहा है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको हम लोग कौन सा इंडेक्स कहते हैं? हीट इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक हीट हैजार्ड स्कोर होगा जो हवा और जोखिम की अवधि को एकीकृत करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखें हीट इंडेक्स, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जारी कौन करेगा? तो भारतीय मौसम विभाग। और दूसरा, इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या पर गर्मी के प्रभाव का आकलन करना, ताकि अगले वर्ष या उसके आगे के सीजन्स में उसको सही तरीके से उस प्रॉब्लम का सलूशन किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि CU एंड चयन पोर्टल, ठीक है। CU एंड चयन पोर्टल जो है, इसकी जो लॉन्च किया गया है, पहले तो लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि चयन पोर्टल, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? दूसरा तो ये प्रश्न उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी के अवसर, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी के अवसर की एक समेकित सूची प्रदान करेगा कि कौन से विश्वविद्यालय में कितनी नौकरी के अवसर खाली हैं। आप देख रहे होंगे कि कई सारे विश्वविद्यालय में सीट्स जो हैं वो प्रोफेसर्स की सीट जो है वो खाली है, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सीट खाली होती है, जिस कारण से जो शिक्षा है वो सही तरीके से सभी लोगों, सभी विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो कॉलेज का संचालन है वो भी उचित तरीके से नहीं हो पाता है। तो कौन कौन से विश्वविद्यालय में क्या क्या सीट्स बचे हुए हैं, उसका एक हॉलिस्टिक जो रिपोर्ट है वो इसमें मिलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, और वही बोल रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगभग स्वीकृत पदों के लगभग 31% सीट अभी भी खाली हैं, ठीक है। तो ये चयन पोर्टल की शुरुआत जो है की गई है। तो बेसिकली भर्ती प्रक्रिया में एक फास्ट ट्रैक करके तेज़ी से क्या किया जाए, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, फास्ट ट्रैक करके इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। पहले क्या होता था कि नौकरी वगैरह का आवेदन वगैरह देना होता था, बड़ा टाइम लग जाता था। तो ये है। नेक्स्ट है यंग लीडर्स प्रोग्राम। तो यंग लीडर्स प्रोग्राम जो है देखेंगे कि इसे फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया यंग लीडर प्रोग्राम। सबसे पहला पॉइंट तो यही उठता है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो है, ये जो फाउंडेशन है, इसका एक उद्देश्य है कि भारत और फ्रांस के युवा नेताओं के बीच एक अच्छा संवाद किया जाए, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन किया जाए, सार्थक संवाद किया जाए, है ना। उसी के लिए ये यंग लीडर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह विदेश मंत्रालय और फ्रांस के विदेश मंत्रालय दोनों का इसको समर्थन प्राप्त होता है। लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि व्यवसाय, राजनीति, खेल और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों के होनहार युवा नेताओं की पहचान करना और उनको आगे बढ़ाना, ये इसका मोटिव होता है, ठीक है। और फर्स्ट अभी इसे शुरू किया गया और इसमें 25 युवा नेता भारत और फ्रांस के थे। तो चीज़ों को एक बार फिर से डिवाइस करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहला हमने जो पढ़ा है युगे युगिन राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ये युगे युगिन राष्ट्रीय संग्रहालय को कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो केंद्रीय सचिवालय परिषद में। और ये क्या है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। याद आएगा सभी को?
नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सक्षम प्लेटफॉर्म तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मोटिव जो है स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच शिक्षा, चिकित्सा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। थर्ड जो पॉइंट है वो पॉड टैक्सी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यमुना प्राधिकरण के द्वारा। परिवहन का ये तरीका है स्वचालित है और पर्यावरण के अनुकूल है, बिजली से चलता है और कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगा? तो नोएडा से लेकर फिल्म सिटी के बीच में चलेगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, तो किसने अपने CSR के अंदर इसको शामिल किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट वायु सेना विरासत केंद्र, तो ये जो वायु सेना विरासत केंद्र है ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसका रख रखाव कौन करेगा? चंडीगढ़ सरकार करेगी। और उसके लिए जो हथियार और उपकरण जो विरासत केंद्र में है वो कौन देगा? तो इंडियन एयरफोर्स देगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे वार रूम क्यों है? जनता की शिकायतों के त्वरित निदान के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बुलंद भारत अभ्यास इंडियन आर्मी का है और कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट संजय क्या है? तो फ्यूचर में क्या करना? फ्यूचर में भारतीय सेना को और सशक्त बनाना, तकनीक से लैस करना, उसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हीट इंडेक्स, तो जनता के ऊपर क्या हीट का प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन करना और इसको लॉन्च किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है चयन पोर्टल, तो विश्वविद्यालय के अंदर जो भी सीट्स वगैरह खाली हैं उसके अंदर फास्ट ट्रैक कैसे भर्ती की जाए उसके लिए चयन पोर्टल है। नेक्स्ट है यंग लीडर प्रोग्राम, तो भारत और फ्रांस के युवा नेताओं के बीच में है और उनके बीच दोनों के बीच क्या करना है? कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए यंग लीडर प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्मार्ट सिटीज़ मिशन, तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन का जो टाइम है वो टाइम जो है जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको पता होगा कि पहले इस मिशन को जून 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी इसमें 1 साल की बढ़ोतरी की गई है और इसे कब तक पूरा करना है? जून 2024 तक पूरा करना है। आप देखेंगे तो लगभग 50 शहरों ने 75% जो भी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। ठीक है। तो अभी काम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसका टाइमलाइन जो है वो क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये देखेंगे, पहले तो स्मारक सिक्का जारी किया गया है कितने रुपए का वो याद रखेंगे। सबसे पहले 75 रुपये का। दूसरा पॉइंट कब जारी किया गया? 25 मई को, ये याद रखेंगे। ठीक है। और अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या है, तो 50% इस सिक्के के अंदर चांदी है, याद रखेंगे सभी लोग। 50% चांदी है, 40% जो है वो तांबा, 5% निकल और 5% जो है जस्ता है। 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता है। ठीक है। और इसके अग्रभाग में देखेंगे तो अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है। ठीक है। इसके नीचे देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके देखेंगे बाईं ओर तो भारत लिखा हुआ है देवनागरी में और दाहिनी परिधि पे देखेंगे तो इंडिया शब्द अंकित है। ठीक है। तो ये 4 बातें याद रखेंगे कि कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? 75 रुपीज़ का। कब लॉन्च किया गया? 25 मई को। 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल, 5% जस्ता। क्या क्या लिखा हुआ है? नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, बाईं परिधि पर जो है वो भारत लिखा हुआ है और दाईं परिधि पर इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वायरस है जिसका नाम दाम है। ये वायरस ने क्या किया? ये एंड्रॉयड फ़ोन को टारगेट करता है और इसके बारे में केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है, तो ये थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट है SPG, नाम तो आपने सुना होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये जो SPG होती है वो क्या करती हैं कि आप देखेंगे कि ये पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। एक विशेष बल है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उस समय के बाद इसकी स्थापना की गई थी और तब से SPG जो है वो शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है कि शीर्ष नेता सुरक्षित रहें। अब नए नियमों के तहत SPG का जो नेतृत्व है भारतीय पुलिस सेवा IPS से अतिरिक्त महानिदेशक पद के अधिकारी जो करेंगे वो इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो स्थापना इसकी की गई थी 1985 में, है ना। और इसमें क्या है कि अभी वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है कि भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक पद के अधिकारी जो हैं वो अब इसका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का क्या करेंगे? सुरक्षा का
आप क्या करेंगे, उनके नेतृत्व में इसे चलाया जाएगा। नेक्स्ट है उड़ान 5.1। आपने उड़ान के बारे में ज़रूर सुना होगा। उड़ान एक परियोजना थी जो कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए थी, जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक, है ना। तो अभी उसका नया वर्जन शुरू किया गया है और 5.1 इसमें क्या है कि हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी, प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम एकदम दूर दराज के इलाकों में रह रहे व्यक्तियों को भी क्या करना है, कनेक्ट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड़ान 5.1 है। और ये भी हेलीकॉप्टरों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, जब कनेक्टिविटी होगी तो निश्चित रूप से हेलीकॉप्टरों का जब उपयोग होगा, कनेक्टिविटी होगी, तो उससे सभी लोग जो होंगे वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो सबसे अंतिम मील कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो सबसे दुर्गम क्षेत्र हैं, सबसे लास्ट क्षेत्र हैं, उस दुर्गम क्षेत्र तक भी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, तो अभी 18 नया लाया गया है। और ये बेसिकली क्यों लाया जा रहा है, तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए लाया जा रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेंगोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंगोल, और ये VVI इसको लिखेंगे। और ये क्या है कि जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो एक महत्वपूर्ण वस्तु जिसे सेंगोल राजदंड कहा जाता है, ठीक है, उसे स्थापित किया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भारत के पहले प्रधानमंत्री को ये ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संकेत के रूप में दिया गया था। ये अगर शब्द देखेंगे सेंगोल, तो एक जो तमिल शब्द है सेम्मई, उससे ये उत्पन्न है। और ये बेसिकली शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है कि यह एक प्रतीक है, कि शक्ति का प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है ना। और इसको सी राजागोपालाचारी ने उस समय जब ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का अधिकार सौंपा गया था, तो इसके उपयोग का उन्होंने सुझाव दिया था। ये चोल वंश की परंपरा रही है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके के समारोह में प्रेरित होकर राजाओं के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता था। ठीक है, तो इसलिए जो राजगोपालाचारी जी थे उनका मानना था कि सेंगोल जो होगा भारत के लिए एक उपयुक्त प्रतीक होगा। ठीक है, और इसको बनाया गया है चेन्नई स्थित ज्वेलर्स बिमुद्दी बंगारू चट्टी ने इस प्रतीक चिन्ह को तैयार किया है, याद रखेंगे, बिमुद्दी बंगारू चट्टी ने इसे तैयार किया है। और 5 फुट लंबा ये राजदंड है, ठीक है, जिसमें बैल नंदी की राजसी आकृति की विशेषज्ञता थी। ठीक है, ये बेसिकली न्याय के प्रतीक होते हैं। ठीक है, और इस कारण से सेंगोल को यूज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए, सेंगोल को हमारे जो नए संसद भवन है उसमें सेंगोल को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से प्रदान किया गया है। ठीक है, कहाँ का, फिजी का और पपुआ न्यू गिनी का, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी एंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगू, ये 2 सम्मान जो है उन्हें प्रदान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है सागर परिक्रमा यात्रा। तो सागर परिक्रमा यात्रा क्या है, इसको समझेंगे। यात्रा का नाम है सागर परिक्रमा यात्रा। तो मछुआरे और जो अन्य हितधारक हैं, मछुआरे हैं और जो अन्य हितधारक हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उनका समाधान करना और उनका आर्थिक उत्थान करना विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से। ठीक है, ये एक ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, तो उन्हें उनका आर्थिक उत्थान करना, जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं, ये इस कार्यक्रम का, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में किया गया था करंजा से। और मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो मछुआरे और जो तट के आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके सुरक्षा से ये संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के बारे में। ठीक है, तो ये जो गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे ना बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है और बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके इसको बनाया गया है। और ये जो बिटुमिनस कंक्रीट है ये काफ़ी फेमस है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। और इस एक्सप्रेसवे को लार्सन एंड टार्बो कंपनी जो है, लार्सन एंड टार्बो लिमिटेड कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। तो क्या बोलता है कि गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे
क्यों अभी फेमस है? क्योंकि अभी बनाया गया है, 100 किलोमीटर का है, बिटुमिनस कंक्रीट की हेल्प से बनाया गया है। और इसमें कंपनी कौन सी कंपनी है? तो लार्सन एंड टार्बो। नेक्स्ट है जोरावर लाइट टैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये लाइट टैंक बना रहा है भारत, किसके हेल्प से? तो DRDO इस कंपनी है, और लार्सन एंड टार्बो, अभी रिसेंट भी आपने सुना होगा, लार्सन टार्बो ने ये लाइट टैंक बना रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो चीन के साथ जो गतिरोध अभी हाल में चल रहे हैं, ठीक है, उसमें भारत की रक्षा क्षमताओं में उन जगहों पे जहाँ पर चीन से गतिरोध चल रहे हैं, उन स्थानों पर भारत की रक्षा क्षमता को क्या करना है? बढ़ावा देना है, भारत की रक्षा क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। और इसे जो है ना, जब इसका परीक्षण हो जाएगा तो इसे लद्दाख सेक्टर में क्या किया जाएगा? इसे तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो जोरावर लाइट टैंक याद रहेगा, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, और किसके द्वारा? LNT के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना है, और इसे कहाँ पे तैनात किया जाएगा? लद्दाख सेक्टर में। नेक्स्ट है 75/25 पहल। ये पहल है किसका? याद रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय का पहल है, ठीक है। पहल का क्या नाम है? 75/25 पहल किसका? स्वास्थ्य मंत्रालय का। और ये क्या है कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक है, उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग हैं, उसकी रोकथाम में क्या करना है? क्रांति लाना है, उसकी रोकथाम के लिए उपाय बनाना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 75/25 पहल। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन की, तो ये अभी हमने देख ही लिया था। नेक्स्ट है NTPC और NPCIL के बीच समझौता किया गया। तो अब अभी ऑब्वियस ही बात है कि भारत जो है परमाणु ऊर्जा की ओर रुख कर रहा है। NTPC थर्मल पावर है कंपनीज है, और NPCIL जो है, जो कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो बिजली का उत्पादन है वो करती है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए NPCIL के साथ एक समझौता कर रहा है, और इसमें जो है किसका यूज किया जाएगा? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। अभी रिसेंट में अगर देखेंगे तो चुटका एक MP के अंदर जगह है, और देखेंगे तो बांसवाड़ा, यहाँ पर दोनों जगहों पे परमाणु ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है PSWR मोड में। और अभी वर्तमान तक जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 6.78 गीगावाट है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है राजस्थान योग महोत्सव, ये भी हमने पहले देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है जन शक्ति प्रदर्शनी, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अभी आपको पता होगा कि मन की बात का 100th एपिसोड हुआ है, 100वां एपिसोड हुआ है, और इसके लिए, इसको मनाने के लिए, मन की बात के 100 एपिसोड को मनाने के लिए आप देखेंगे कि नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, में इस जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और ये जो प्रदर्शनी है, यह विभिन्न प्रकार के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है, और इसका जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य, वो ये था कि मन की बात से प्रेरित कई विषयों पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण की पेशकश करते हुए आगंतुकों को आकर्षक और व्यापक अनुभव प्रदान करना। मतलब क्या है कि मन की बात का क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका क्या प्रभाव हुआ है, और इसने कैसे परिदृश्यों को बदला है, इसके बारे में जो आगंतुक हैं, जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं, उनको क्या करना है? बताना है। याद रहेगा सभी को। प्रदर्शनी का क्या नाम है? जनशक्ति प्रदर्शनी। आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 100वें एपिसोड को मनाने के लिए कौन से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? मन की बात के 100वें एपिसोड को मनाने के लिए तो जनशक्ति प्रदर्शनी का। और ये है कहाँ पे इसको किया गया? तो नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इसका प्रदर्शन किया गया, ठीक है। तो अभी हाल ही में 100वां एपिसोड हुआ है। कब हुआ? 30 अप्रैल को, ठीक है ना। और इसमें कौन से विषय पर फोकस किया गया? तो जल संरक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा और डिजिटल इंडिया, इन सभी पर के मुद्दों पर बात किया गया, और मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया 100वें एपिसोड में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 100वें एपिसोड में कब हुआ है? तो 30 अप्रैल को। और इसके लिए कौन सी प्रदर्शनी अपनाई गई है, चलाई गई है? तो प्रदर्शनी का नाम है जन शक्ति प्रदर्शनी। याद हो रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में जो भारतीय लोग फंस गए थे, ठीक है, वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर जो वहाँ पे जो आंतरिक
प्रदर्शनियाँ चल रही हैं, आंतरिक जो समस्याएं चल रही हैं, उसके कारण भारत के कई सारे नागरिक वहाँ पर फंस गए थे। तो सूडान में, याद रखेंगे ऑपरेशन कावेरी कहाँ से, तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो एक C-17 उड़ान चलाई गई थी, उसके बाद INS सुमेधा भी वहाँ से चला है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया AHCI। ठीक है, इसे वन अर्थ वन हेल्थ भी कहा जाता है, वन अर्थ वन हेल्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। और बेसिकली क्यों शुरू किया गया है कि भारत का जो चिकित्सा सेवा है, आपको पता होगा कि भारत में श्रम काफ़ी सस्ता है, तो भारत की जो चिकित्सा सेवा है वो चिकित्सा सेवा काफ़ी सस्ता है। तो इस सस्ते चिकित्सा सेवा को निर्यात करने के लिए, सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो इस चिकित्सा सेवा के निर्यात के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, और भारत को एक चिकित्सा हब के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया की शुरुआत की गई है। समझ पा रहे होंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नागास्त्र। नागास्त्र, तो नागास्त्र जो है 450 से अधिक स्वदेशी नागास्त्र वन का जो है एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो सबसे पहली बात तो नागास्त्र वन जो है ये स्वदेशी है। ठीक है, और इसको जो है EEL द्वारा विकसित किया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और यह एक गेम चेंजर होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, तो ये मेक इन इंडिया के पहल है और यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। ठीक है, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा दक्षतापूर्ण है। नेक्स्ट है समावेशी विकास पर कई सारे अभियान लॉन्च किए गए हैं और उन अभियानों के चेक करने के लिए, ये तो पता ही होगा कि रिसेंट ईयर्स में समावेशी विकास पर सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, सबका साथ सबका विकास के ऊपर। तो उसके लिए समावेशी विकास नामक एक ऐप बनाया गया है और यह जो है वह इस ऐप पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के लिए सब जनता अपने अनुभव को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तस्वीरों को अपलोड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या ये जो पहलें हैं सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, क्या यह आशा अनुरूप चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो ये समावेशी विकास पर कई सारे अभियान लॉन्च किए गए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, अच्छा कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार लोगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये इसलिए दिया जाता है कि लोक सेवक जो हैं वो बेहतर शासन प्रदान करें, उनके काम में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो और नवीनता हो। ठीक है, और उन सभी को कब सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सबसे पहले इसमें मिशन यूथ इनिशिएटिव जो कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है, इसको नवाचार श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है PTP NER स्कीम। PTP का मतलब हो गया प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है ना, तो ये जनजातीय उत्पाद हैं। आप सभी को पता होगा कि जनजातीय जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है और हैंडीक्राफ्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूंकि उनका प्रमोशन नहीं होता है, मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं होता है, इसलिए उन उत्पादों के बारे में जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है और उनको बेहतर कीमत नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बेहतर जीवन जीने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उनके उत्पादों के प्रचार के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जनजातीय कारीगर मेला लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य विपणन दक्षता को, मार्केटिंग का जो स्किल्स है उसको बढ़ाना है और जनजातीय कारीगरों की आजीविका के अवसरों को क्या करना है, मजबूत करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PTP NTR स्कीम किसी से संबंधित है, तो जनजातीय उत्पादों के क्या करने से, उसके उन जनजातीय उत्पादों के विपणन से और उसके मार्केटिंग से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज की भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है और यह एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य दावों में अंतःक्रियाशीलता और दावा निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। बात समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे
कि जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई बार क्या होता है कि कई सारे कई सारे स्कीम्स होते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या किया जाएगा, वापस से उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अब पैसा मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि ये किया जाता है, बीमा इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा कि उसका हेल्प उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। तो वही बोलता है कि जो दावा निपटान की प्रक्रिया है कि मेरे पास ये समस्या है और इसके लिए जो मैंने अपना पहले बीमा वगैरह जो भी कराया था उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, उसको वापस दिया जाए, तो उसमें लंबा समय लगने से उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो वही बोलता है कि दावा निपटान की प्रक्रिया, जो समस्या है उसको वापस करना, पैसे को वापस करना, को सुव्यवस्थित करना नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का ये मोटिव है। नेक्स्ट है अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अथॉरिटी होल्डिंग, ये उद्योगों के अनुकूल सुधारों के प्रस्ताव को ये क्या दिया गया, मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट है नमन कार्यक्रम, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस है और मानव संसाधन का उपयोग करके लक्षित तालुकों की पूरी आबादी के लिए प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक पुनर्वास संबंधी देखभाल प्रदान करने, यह है नमन कार्यक्रम का उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये याद रखेंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो ये जो है किबिथु में शुरू किया गया है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर समुदायों में बदलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो ग्रामीण क्षेत्र के समुदायों को क्या करना है, आत्मनिर्भर और समृद्ध समुदाय में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट है सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट सागरमाला नवाचार और स्टार्टअप नीति जारी की है, ठीक है। कि इस क्षेत्र में, बंदरगाह के क्षेत्र में, नौका वहन के क्षेत्र में क्या करना है, इनोवेशंस लाना है, क्योंकि जब तक इनोवेशंस नहीं आएगा इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप लॉन्च करना है और अन्य संस्थाओं को विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है जिससे सतत विकास हो सके और रोजगार के अवसर क्या हो सके, उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किसी से संबंधित है, नवाचार से, ऑब्वियस सी बात है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप है। और कहाँ पर नवाचार से, तो समुद्री क्षेत्र में नवाचार से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट जारी किया गया है, ठीक है, कि कैसे होगा स्कूली शिक्षा। और ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है ये एक व्यापक दिशा निर्देश है जो स्कूली शिक्षा के लिए ये फ्रेमवर्क के रूप में काम करती है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था। तो एक और है रैकून स्टीलर, ये भी एक क्या है, ये भी एक वायरस है ना, जिससे कि अर्धसैनिक बलों के फाइल्स पे और आयकर विभाग के भी फाइल्स के ऊपर क्या किया गया था, टारगेट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया और ये जो है 3rd एडिशन है। और ये जो है ये कई चीज़ों का आकलन करता है, जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका, ठीक है, जेल और कानूनी सहायता जैसे चीज़ों पर आकलन करता है। बेसिकली ये कि न्याय का वितरण कैसा है, कैसे, क्या सभी लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये न्याय के वितरण का आकलन करने से संबंधित है। इसमें जो 18 बड़े राज्य हैं उसमें कर्नाटक 1st पोजीशन पर रहा कि ये अच्छे तरीके से न्याय प्रदान करता है। तमिलनाडु 2nd पोजीशन पर, बिहार का रैंकिंग जो है वो 16th रहा है, याद रखेंगे। और लास्ट पोजीशन पर जो है वो यूपी रहा है। छोटे राज्यों में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है वो सिक्किम और लास्ट पोजीशन पर है गोवा, सॉरी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमने अभी आज के लेक्चर के अंदर इन टॉपिक्स को कवर कराया है। आई होप आप सभी लोग रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और करेंट अफेयर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप देखेंगे तो लगभग 30 क्वेश्चंस का राउंड आते हैं और अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी एस्पिरेंट, आप लोग पढ़ते रहें। एकदम लास्ट बहुत ही कम समय बचा हुआ है ना, एकदम अंतिम घड़ी है। इस घड़ी में अपना पूरा एनर्जी, पूरी दक्षता, पूरी क्षमता को लगा दें, निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच।